तो अभी तक हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स में देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हम लोग देख चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसके अलावा इसमें हम लोग जो है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिए थे। तो रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग निकाले हुए थे। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं जीरो ऑर्डर में कि रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, ए नॉट माइनस ए बाई टी, और एक टी हाफ निकालते हैं कि टी हाफ मतलब जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता है ये हम लोग क्या निकाले थे, ए नॉट बाई टू के। ठीक है, उसके बाद ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। उसके बाद हम लोग फाइंड किए थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जो के का जो वैल्यू निकल कर आया था वो आया था 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। टी आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसके अलावा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है टी हाफ भी निकाले हुए थे, हाफ लाइफ, और वो कितना आया था 0.693 बाई के। तो देखिए, यहाँ तक हम लोग जो है इसको डिराइव कर लिए थे और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लगाए हुए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। हम लोग अब अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे। देखिए, अब जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक इस चैप्टर में और बचे हुए हैं वो टॉपिक है जैसे कि है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, और है मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, और एक होता है टाइप ऑफ रिएक्शन, और लास्ट है कोल्जन थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेहतर होगा कि ये सब देखिए, ये जो था इसके पहले वाला वीडियो में है, और ये इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, जस्ट इसके पहले जो एक वीडियो आपको मिलेगा उसमें ये वाला चीज़ फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो ये चीज़ें हैं वो हम डिराइव किए थे, और साथ में आपको कुछ हम क्वेश्चन भी इस पर करवाए हुए थे। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए, जो टाइप ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन को मेनली जो है दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, रिएक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए दो टाइप के रिएक्शन होते हैं हमारे पास। पहला कौन होता है, पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसका हम लोग बेसिकली जो है डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी आपको जो है इसका जो पीडीएफ मिलेगा या फिर जब बाद में क्लास में इसको लिखवाया जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा, या फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, तो रिएक्शन दो टाइप के हैं। ठीक है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, तो वैसे रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उस तरह के रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाते हैं। मतलब जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जिसको होने के लिए एक से अधिक स्टेप नहीं चाहिए, एक ही स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए SO2 है, समझते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तब ये बनाता है SO3। ठीक है, SO2 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, SO3 बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये एक ही स्टेप में होता है, एक से ज़्यादा स्टेप इसमें नहीं होता है। तो ये जो रिएक्शन है एक ऐसा रिएक्शन हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि वह रिएक्शन जो कि एक ही स्टेप में हो जाता है। तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जा रहा है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अब कैसे मालूम चला कि इसमें हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मतलब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। तो इसका आप डिफिनेशन अगर चाहे तो लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं कि दोज रिएक्शंस, पॉज करके लिखिएगा इसको, दोज रिएक्शंस विच गेट्स कंप्लीटेड इन ओनली सिंगल स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। दोज रिएक्शंस which gets complete in single step are known as elementary reaction। वैसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ही स्टेप में होने वाले रिएक्शंस होते हैं। चलिए सेकंड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? तो वैसे रिएक्शन जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में हो। ये कौन से रिएक्शन है? जो एक स्टेप में हो, और जो एक से अधिक स्टेप में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस विच गेट्स कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। देखिए, हम देख कर ये नहीं बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, बल्कि हमको उसके मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, और वो एक्सपेरिमेंटल ही पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जो बता रहे हैं, मतलब ये बताएं तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो 4HBr प्लस O2, और इधर मान लीजिए फॉर्म हो रहा है 2Br2 प्लस 2H2। अब जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा गया, ठीक है, जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा गया तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का था कि सबसे पहले इसमें क्या हो रहा था कि जो HBr है वह O2 से रिएक्शन कर रहा था, और ये बना रहा था HOOBr, ठीक है। इसका जब मैकेनिज्म स्टडी किया गया, देखा गया, उसके बाद जो HOOBr है ये क्या करता है? एक और O2 से एक और HBr से रिएक्शन करता है, एक और HBr से, और ये बनाता है 2HBrO। देखिए, H 2 हो गया, Br भी 2 हो गया, O भी 2 हो गया, तो 2HBrO। उसके बाद क्या होता है कि जो 2HBrO है ये 2HBr से और रिएक्शन करता है, और अब की बार ये बनाता है 2Br2 प्लस 2H2O। अब जब इस रिएक्शन को जब हम समराइज करेंगे, मतलब जब इसको एक स्टेप में लिखना चाहेंगे, देखिए इधर से ये कैंसिल हो गया, मतलब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना और वहीं यहाँ रिएक्टेंट के टर्म में यूज हो गया, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? देखो, एक HBr, दो HBr और दो HBr, कितने HBr हुआ? 4HBr प्लस यहाँ पर क्या है? O2, और इधर क्या बन रहा है? इधर बन रहा है 2Br2 प्लस 2H2O, ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पे। तो देखो, ये रिएक्शन तो यही रिएक्शन है, लेकिन ये कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? अप्रॉक्स 4 स्टेप में, ठीक है। 4 के साथ 3 ही लिखे हैं। देखो, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, कितने स्टेप हुआ? 2 स्टेप। यहाँ पर तो 2 स्टेप है ना, समझे? पहले एक HBrO से HBr रिएक्शन किया है, मतलब एक Br2 और एक H2O बना है। उसके बाद फिर यहाँ पर चूँकि 2 HBrO था तो एक और HBrO एक और HBr से रिएक्शन किया है, और फिर एक Br2 और एक H2O बना, मतलब ये रिएक्शन 2 बार में। तो मतलब ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 4 स्टेप में, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? ये हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का। कौन कौन? एक हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन और एक हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ है जो कि सिंगल स्टेप में होता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ है जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, और आगे तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ लिए। चलिए, अब थोड़ा एक चीज़ छूटा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक हम लोग जो है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डिटेल से स्टडी किए, उसका डिफिनीशन देखे थे, उसके अलावा उसका जो है रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन फाइंड किए थे, ठीक है। उसके अलावा उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट किए थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि उसी में एक होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो डालिए कॉपी में आप डालिएगा हेडिंग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, PSEUDO स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, देखो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, स्यूडो मतलब क्या होता है? स्यूडो मतलब होता है झूठा, फॉल्स, गलत। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनका ऑर्डर देखने पर कुछ और लगता है, लेकिन वास्तव में उनका ऑर्डर कुछ और होता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो देखने पर उनका ऑर्डर कुछ और लगता है, लेकिन वास्तव में उनका ऑर्डर कुछ और होता है। तो मतलब इसको अंग्रेजी में हम जैसे बोलेंगे कि दोज रिएक्शंस विच एक्चुअल ऑर्डर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड ऑर्डर।
इज़ नोन एज द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब देखने पर उनका ऑर्डर कुछ और फील होता है लेकिन वास्तव में वो किसी और ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं, तो वैसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि ये रिएक्शन दिया हुआ है C12H22O11 और ये क्या किया कि H2O से रिएक्शन किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हुआ ग्लूकोज और ये क्या हुआ बोलो? फ्रक्टोज। ठीक है, और ये क्या हुआ? शुगर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये जो प्रोसेस है ये H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। H2SO4 यहाँ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, कैटलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो खैर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, और अच्छा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये तो खैर शुगर है और इसको इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो वाटर में मिला रहे हैं, मिलाने के बाद दो चीज़ें बन रही हैं। क्या क्या बन रहा है? ग्लूकोज और क्या बन रहा है? फ्रक्टोज। अब यहाँ अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है ये पॉजिटिव साइन इसके लिए लिखा जाता है और फ्रक्टोज जो है इसके लिए निगेटिव साइन लिखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ग्लूकोज जो है ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जो आप लोगों को हालांकि पढ़ना है, केमिस्ट्री में ही पढ़ना है, लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें अच्छे समझ में आएगा। अभी केवल सुन लो इतना कि ग्लूकोज के लिए प्लस लिखते हैं, फ्रुक्टोज के लिए माइनस लिखते हैं। थोड़ा बहुत अगर 11th में पढ़े होगे ऑर्गेनिक समझ में आता होगा, नहीं तो फिर समझ में आएगा तो पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ग्लूकोज के लिए प्लस लिखते हैं और फ्रक्टोज के लिए क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। प्लस मतलब कि ये क्या करता है ना कि जब कोई भी PPL आता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो उसको ये राइट डायरेक्शन में क्या कर देता है? रोटेट कर देता है। और ये क्या करता है कि कोई भी अगर PPL आता है तो उसको ये लेफ्ट डायरेक्शन में जो है रोटेट कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसको बोलते हैं लिबोरोटेटरी। तो खैर ये सब नहीं जाना, अभी बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। तो शुगर ब्रेक हो रहा है तो क्या बन रहा है? ग्लूकोज फ्रक्टोज, और दोनों का साइन कैसा होता है? उल्टा। एक का साइन है प्लस और एक का साइन है माइनस। इसलिए इस प्रोसेस को जो है इन्वर्जन कहा जाता है। यहाँ पर इन्वर्स साइन आ रहा है, उल्टा साइन आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जो है उसका इन्वर्जन हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, अब इस रिएक्शन का अगर हम लिखें रेट तो हम क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, इधर क्या है? C12H22O11 और क्या है? H2O। मतलब कि इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसका ऑर्डर कितना मालूम चलेगा? 2। लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया क्या चीज़ कि जो इस रिएक्शन का रेट है, ठीक है, वो H2O पर डिपेंड नहीं करता है, वह केवल और केवल शुगर पर डिपेंड करता है। मतलब कि एक्चुअल में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका इक्वेशन कुछ ऐसे लिखाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, इधर हो गया C12H22O11। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका जो रेट है वो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें जो इसका रेट है इस रिएक्शन का वो इस पर H2O पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल और केवल जो है शुगर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब कि इस रिएक्शन का जो इसका रेट हम एक्सपेक्ट किए थे कि इसका रेट कितना है? इसका रेट 2 है, मतलब सॉरी इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इसका 2 है, लेकिन क्या इसका ऑर्डर 2 है? नहीं, इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। ये एक्सपेरिमेंट से मालूम चला। और ऐसा मतलब हर एक केस में होता है कि जहाँ भी H2O रहेगा उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। जहाँ भी H2O रहेगा उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है और उसको जो है हम रेट के इक्वेशन में नहीं लिखते हैं, रेट इक्वेशन में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्योंकि जो भी सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में रहे, ठीक है, या फिर अगर जो है वो कांस्टेंट रहे, रिएक्शन दौरान चेंज अगर नहीं हो, तो उसको जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं रेट इक्वेशन में। ठीक है, समझ? ठीक है, तो इसमें जो रेट है वो केवल एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, H2O पर डिपेंड नहीं करता है। और जिसमें भी H2O रहेगा
उस पर जो है रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। तो मतलब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन को देखने पर कुछ और रेट मालूम चल रहा है और वास्तव में इस रिएक्शन का जो रेट है वो कुछ और है, वो किसी और ऑर्डर का रिएक्शन है। एक्चुअल में ये है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, लेकिन देखने पर क्या मालूम चल रहा है कि ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक और इसमें हम इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है H2O2 प्लस H2O, ये ब्रेक हो रहा है और बन रहा है यहाँ पे H2O प्लस O2, ठीक है। इसको हम चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है बैलेंस हो गया, है ना। बैलेंस हुआ कि नहीं, देखो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो H2O2 4, ये कितना हो गया 2 to 4, तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 4, ठीक है, चूँकि 2 4 2 6 सॉरी 3 से 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 3 और ये O2, तो H2O2 प्लस 2H2O, सॉरी रिएक्शन गलत, 1 मिनट। H2O इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, H2O प्लस हाफ O2 और यहाँ बन रहा है H2O2। अब इसका अगर हम रेट देखना चाहें तो इसका जो रेट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा K, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया H2O और एक और कौन हो गया इसमें O2 का पावर कितना है यहाँ पर 1/2। तो देखने पर हमको क्या लग रहा है किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये, देखो 1 प्लस हाफ मतलब ये हो गया 3/2, 1.5 ऑर्डर का रिएक्शन। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मतलब इस तरह के जो रिएक्शंस हम लिख रहे हैं जिसमें कि एक्चुअल इसका ऑर्डर कुछ और है लेकिन हमको देखने पर कुछ और ऑर्डर प्रेडिक्ट हो रहा है, इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, बोल दे रहे हैं अभी कि दोज रिएक्शंस विच ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड ऑर्डर आर नोन एज द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिनका एक्चुअल ऑर्डर उसके एक्सपेक्टेड ऑर्डर से डिफरेंट होता है वैसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये स्यूडो ऑर्डर समझ में आ गया होगा। और इसके पहले हम लोग एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक और थोड़ा सा टॉपिक है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग इसमें एक और जो लास्ट टॉपिक, जो एक मेजर टॉपिक लास्ट में बच रहा है कॉलिजन थ्योरी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले एक स्मॉल टॉपिक है जिसको बोलते हैं मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आप लिखिएगा टॉपिक मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। टॉपिक हमारे पास है मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या होता है, देखो कोई भी रिएक्शन कब होता है, जैसे मान लो कि रिएक्टेंट अगर रखे हुए हैं तो रिएक्शन कब करते हैं, वो रिएक्शन तब करते हैं जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जब तक रिएक्टेंट में आपस में कॉलिजन नहीं होगा, और यही है कॉलिजन थ्योरी जो जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। इतना समझिए केवल कि रिएक्शन तब होता है जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट केवल रखा हुआ है और आपस में टकरा नहीं रहा है तो रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर मोलेक्युलरिटी क्या होता है, जितने रिएक्टेंट एक साथ आपस में टकराते हैं उसी नंबर को, जितने रिएक्टेंट एक साथ टकरा रहे हैं उसी को रिएक्शन का मोलेक्युलरिटी कहा जाता है। जैसे मान लो किसी रिएक्शन में एक साथ जो है 2 रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का 2 मॉलिक्यूल एक साथ टक्कर कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि इस ऑर्डर का जो उस रिएक्शन का जो मोलेक्युलरिटी है वो 2 है। इसको हम अगर डिफिनेशन बोलना चाहते ये बोलेंगे कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट which collide simultaneously to form the product is known as the molecularity of reaction। मतलब कि जितने नंबर रिएक्टेंट का एक साथ कोलाइड करता है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, मोलेक्युलरिटी कहा जाता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए दिया हुआ है रिएक्शन H2 + I2 और यहाँ बन रहा है 2HI। बोला जाए, बताइए इस रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी क्या है, आता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो मान लीजिए रिएक्शन दिया हुआ है, अब पूछा जाए बताइए इस रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी क्या है,
बताओ इसमें कितने रिएक्टेंट हैं? 2 रिएक्टेंट दिख रहा है, एक और एक ये, कितना हुआ 2। मतलब इसकी मोलेक्युलरिटी कितनी हुई 2। मतलब एक साथ कितने आपस में कोलाइड कर रहे होंगे? तो एक मोलेक्यूल H2 का और एक मोलेक्यूल I2 का कोलाइड कर रहा होगा, तो एक और एक कितना हुआ 2, जिसकी मोलेक्युलरिटी कितनी हो गई 2। बहुत सिंपल चीज़ है ये। मोलेक्युलरिटी जो है एक थ्योरेटिकल चीज़ है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ था। हालांकि इस रिएक्शन का अगर पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, तो आपको अगर याद हो इसका ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जो है ये एग्जाम्पल हम लिखवाए हुए थे। तो यहाँ पर मोलेक्युलरिटी ऑर्डर दोनों सेम है, तो सेम हो भी सकता है और ऐसा भी सकता है कि सेम नहीं हो। जैसे मान लो कि ये रिएक्शन दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, यहाँ बन रहा है 2HCl। ये रिएक्शन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, याद है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें अगर हम पूछें बताइए इस रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी क्या है, तो बताइए इसकी मोलेक्युलरिटी क्या होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे कोलाइड कर रहे होंगे, तो मोलेक्युलरिटी कितना हो गया 2। बहुत सिंपल, देख के जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना मोलेक्युलरिटी हो जाएगा। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, याद है इसका ऑर्डर क्या होगा? तो हम बताए थे कि जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है वो रिएक्शन कैसे होते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। मतलब यहाँ मोलेक्युलरिटी तो 2 है लेकिन इसकी जो ऑर्डर है वो 0 है, मतलब दिस इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या देखें कि मोलेक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम है और यहाँ पर क्या देखें कि दोनों डिफरेंट है। तो मोलेक्युलरिटी एंड ऑर्डर मे बी सेम एंड मे बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन। बट यहाँ पर क्या है कि मोलेक्युलरिटी जो है ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, मतलब इसके लिए हमको कोई मैकेनिज्म में जानने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज अ थ्योरेटिकल थिंग। जबकि जो ऑर्डर है ये एक प्रैक्टिकल थिंग है। मतलब कि मोलेक्युलरिटी जो है वो हम सिंपली देख के बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर के लिए हमको जो है उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है N2 प्लस H2 और यहाँ बन रहा है NH3। ठीक है, तो यहाँ पर N2 जो है ये गैस है, H2 जो है गैस है, अमोनिया भी जो बनता है वो गैस होता है। ठीक है, और खैर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3 से, अब तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा, और पता है कि ये रिएक्शन जो है इसमें कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट क्या यूज होता है? आयरन और Al2O3 यूज होता है। तो इस रिएक्शन में अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इस रिएक्शन की जो है ऑर्डर क्या है, या इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बताइए, याद है? इसको क्या बोले थे? हैबर्स प्रोसेस। दिस इज हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया। और बोले थे आपसे कि ये जो है आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में। पी ब्लॉक में आपको ये पढ़ना है हैबर्स प्रोसेस, और इसका पूरा जो मैकेनिज्म है ये पढ़ना है। लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसका ऑर्डर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, और जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है वो रिएक्शन कैसे होते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। और पूछा जाए कि इस रिएक्शन की मोलेक्युलरिटी क्या है, तो मोलेक्युलरिटी इसकी कितनी होगी? 1 और 3 4। गलत है, 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। देखकर क्या लग रहा है? 1 और 3 4, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी मोलेक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ओपी में अपने, हम यहाँ लिख भी देते हैं कि मोलेक्युलरिटी, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोलेक्युलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन इज generally not greater than generally not greater than 3। जनरली क्यों लिखे हैं? इसलिए क्योंकि 3 से ज़्यादा हो भी सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर का है, 12th क्लास में नहीं पढ़ना है आपको। इस स्टैंडर्ड में, इस लेवल में जो पढ़ना है उसमें यही है कि मोलेक्युलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बात है क्यों नहीं हो सकता है? ठीक, कारण है इसके पीछे। कारण ये है कि देखिए मोलेक्युलरिटी होता क्या है? मोलेक्युलरिटी क्या होता है? जितने रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड करते हैं वही तो कहलाता है मोलेक्युलरिटी। जितने रिएक्टेंट एक साथ आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसी को कहा जाता है मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर जो
कंडीशन है वो ये है कि जो एक साथ रिएक्टेंट टकराएंगे तो बहुत रेयर कंडीशन है कि 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ टकराएगा। नॉर्मली 2 या 3 ही रिएक्टेंट एक साथ आपस में कोलाइड करता है, 3 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड नहीं करता। तो अगर मोलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स कि ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिक्युलरिटी नहीं लिखा जाता है। इसीलिए आपको हम इस वीडियो के शुरू में है बताए हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। तो वैसे रिएक्शन जो एक स्टेप में होते हैं आर नोन एज द एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो मोलिक्युलरिटी है ये केवल हम लोग डिफाइन करते हैं किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ही डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मोलिक्युलरिटी डिफाइन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं है। ओके, मतलब कि इसकी मोलिक्युलरिटी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि 0 होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिक्युलरिटी 0 होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन याद है ना, अभी दिए थे एग्जाम्पल पीछे देखा, देखो उसमें कि 4HBr प्लस O2 2Br2 प्लस 2H2O कितने स्टेप में हुआ था, वो 4 स्टेप में हुआ था, याद आ रहा है, 4 स्टेप में। अब हर एक स्टेप का अलग अलग मोलिक्युलरिटी होगा, तो कि हर एक स्टेप कैसा हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ, और वो 4 मिलकर ना वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन रहा है। तो हर एक स्टेप जो हुआ वो एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ और उसका मोलिक्युलरिटी होगा, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होगा उसका मोलिक्युलरिटी नहीं होता है, उसका मोलिक्युलरिटी 0 होता है। तो मोलिक्युलरिटी होता है क्या है, एक फिर से हम बोल देते हैं, जो लिखना हो लिख सकता है, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकता है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच गेट्स कोलाइड मतलब टकराना, विच गेट्स कोलाइड साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग होता है SIMULTENEOUSLY, ठीक है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट गेट्स कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज नोन एज मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब जितने रिएक्टेंट एक साथ आपस में कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसी को रिएक्शन की मोलिक्युलरिटी कही जाती है। ठीक है, रिएक्शन ऑर्डर ऑफ मोलिक्युलरिटी सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी होगा। ठीक है, ऑर्डर हर एक रिएक्शन के लिए होता है, लेकिन मोलिक्युलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मोलिक्युलरिटी नहीं होता है। ठीक है, डिफरेंस भी आता है बहुत बार लिखने को कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मेरे ख्याल से आप खुद से भी लिख सकते हैं। वैसे 3-4 डिफरेंस हम बोल दे रहे हैं, अब अगर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि मोलिक्युलरिटी जो है एक थ्योरेटिकल प्रोसेस, थ्योरेटिकल थिंग है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, और जो ऑर्डर है वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, ऑर्डर जो है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और मोलिक्युलरिटी जो है, मोलिक्युलरिटी कैसा वैल्यू है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हुआ कि मोलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल वाइल ऑर्डर इज प्रैक्टिकल। सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड डिफरेंस ये हो जाएगा कि मोलिक्युलरिटी जो होता है, मोलिक्युलरिटी इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, मतलब मोलिक्युलरिटी जो है हमेशा एक होल नंबर होता है, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर जो होता है ये डेसिमल में जा सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जबकि मोलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस कि मोलिक्युलरिटी जो होता है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का होता है, जबकि ऑर्डर जो है वो दोनों तरह के रिएक्शन जो है एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए हो सकता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं, मैक्सिमम में 2 नंबर में पूछेगा, उससे अधिक पूछ नहीं सकता है कि डिफरेंस क्या होता है ऑर्डर और मोलिक्युलरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर मोलिक्युलरिटी का कंसेप्ट भी खत्म होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोलिक्युलरिटी क्या है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जितने रिएक्टेंट एक साथ आपस में कोलाइड करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, उसी को रिएक्शन का क्या कहा जाता है, मोलिक्युलरिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक लीजिएगा आप कोलिजन थ्योरी। क्या देना है, कोलिजन थ्योरी। तो देखिए बच्चों, कोलिजन थ्योरी, देखिए कोलिजन थ्योरी क्या होता है।
कोलिजन थ्योरी क्या है? नाम से स्पष्ट है, इसमें कुछ कोलाइड करने वाली चीज़ें होंगी। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड करने वाली कुछ चीज़ें होंगी। देखो तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तब बनाते हैं जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हेन रिएक्टेंट कोलाइड टू ईच अदर। जब तक रिएक्टेंट में आपस में कोलिजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इसी बात को क्या कहा जाता है? कोलिजन थ्योरी कहा जाता है। अब जो कोलिजन थ्योरी है, ठीक है, इसके हिसाब से भी जो कोलिजन मतलब मान लो कि रिएक्टेंट हैं और उनमें जो है कोलिजन हो रहा है, लेकिन हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। किसी कोलिजन से प्रोडक्ट बन भी सकता है, किसी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं भी बन सकता है। मतलब कि कोलिजन हम कह सकते हैं कि दो टाइप के कोलिजन होते हैं, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन हम कह सकते हैं कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन, एक होता है इफेक्टिव कोलिजन और सेकेंड होता है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन हुआ कितने टाइप का? दो टाइप का। मतलब रिएक्टेंट में आपस में अगर कोलाइड हो भी रहे हैं रिएक्टेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक कोलिजन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बन ही जाएगा। प्रोडक्ट बन भी सकता है और नहीं बन सकता है। तो इस हिसाब से कोलिजन को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन? इफेक्टिव और एक कौन हुआ? नॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? तो जिन कोलिजन के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा उसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन, और जिस कोलिजन के बाद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन इफेक्टिव कोलिजन। इसको लिख सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ कोलिजन आफ्टर विच रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, जबकि those type of collision between the reactants which does not get result in the formation of the product are known as the non-effective collision। अब बात यहाँ पर ये आता है कि आखिर क्यों कुछ कोलिजन इफेक्टिव होते हैं और कुछ कोलिजन नॉन इफेक्टिव हो जाते हैं। मतलब आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी कोलिजन को इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव बनाते हैं। तो देखिए दो तरह का फैक्टर है, मतलब दो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कोई कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा नॉन इफेक्टिव होगा। दो फैक्टर कौन कौन सा है? तो पहला फैक्टर जो होता है वो होता है एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, मतलब कि ये दो फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो कोलिजन हो रहा है रिएक्टेंट के बीच वो कोलिजन इफेक्टिव होगा कि नॉन इफेक्टिव होगा। दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक हुआ एनर्जी फैक्टर और एक कौन हुआ? ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, एनर्जी फैक्टर क्या होता है? समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं कि देखो जब रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन होता है तो वो कोलिजन दो टाइप का होता है, इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। अगर कोलिजन हुआ अब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। अगर कोलिजन हुआ अब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोलिजन इफेक्टिव होगा कि नॉन इफेक्टिव होगा। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है एनर्जी फैक्टर और सेकंड कौन है? ओरिएंटेशन फैक्टर। चलो पर फर्स्ट देखते हैं कि एनर्जी फैक्टर क्या है। जब मान लो कि रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट में जब कोलिजन हो रहा है, जब रिएक्टेंट में कोलिजन हो रहा है तो उस समय क्या होगा? उनके पास एक मिनिमम अमाउंट एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर उतना एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है तभी क्या होगा कि उनका जो कोलिजन है इफेक्टिव हो पाएगा। अगर उससे कम एनर्जी है तब वो जो है इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। मतलब कि एनर्जी फैक्टर ये चीज़ है कि मान लो दो रिएक्टेंट है ए और बी, उनके बीच कोलिजन होना है तो कोलिजन होने के बाद कोलिजन होते समय उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर उससे कम एनर्जी होगा तो उनका जो कोलिजन होगा इफेक्टिव नहीं होगा, वो नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी ज़रूरत होती है किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहा जाता है उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। सिंबल होता है E0। ठीक है, E0 इसका सिंबल होता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी,
थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एनी कॉलिजन इफेक्टिव। किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। सिंबल क्या होता है इसका? E नॉट होता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग फिर से इस पर आएंगे और इसके बारे में और डिटेल से विस्तृत रूप से पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में। ठीक है, ये समझिए एक मिनिमम अमाउंट होना जरूरी है। मतलब मान लो कि ए और बी को कोलाइड करना है, तो मान लो कि इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी 50 जूल है, तो अगर 50 जूल से कम एनर्जी रहेगा तो इनका जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। मतलब 50 जूल से कम एनर्जी इनके पास रहेगा तो इनके बीच में कॉलिजन होगा भी तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। 50 जूल कम से कम एनर्जी होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, तभी जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव हो पाएगा और प्रोडक्ट बन पाएगा। और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसी को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। सेकेंड फैक्टर क्या है बच्चों? सेकेंड फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है? ओरिएंटेशन मतलब होता है सजावट, अरेंजमेंट। ठीक है, कि जो रिएक्टेंट हैं उनका जो अरेंजमेंट है, जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, CO रिएक्ट कर रहा है NO2 से और ये बना रहा है CO2+। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसा करके ये मान लो हो गया C, ये मान लो हो गया O, ये मान लो हो गया N, ये O, ये O। बताओ क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? मान लो इनका जो एनर्जी है वो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर भी है, तभी भी क्या इनके बीच में रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो C है वह एक O से रिएक्शन कर रहा है, मतलब यहाँ से एक O ये ले रहा है और क्या बना रहा है? CO2। और यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है? NO। मतलब यहाँ से एक O क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। मतलब एक O यहाँ से ये ले रहा है और C से बॉन्ड बना रहा होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि C वैलेंसी कितना होता है? 4। तो एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, 2 वैलेंसी इसका एक और इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और तब ये क्या बनेगा? CO2 बनेगा, है कि नहीं? है ना? तो CO2+NO। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो CO2, अब मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आमने सामने कौन है? कार्बन और नाइट्रोजन। तो क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि क्या हो कि एक और रिएक्शन मान लीजिए लिखते हैं कि एक और मान लीजिए पॉसिबिलिटी लेते हैं कि इधर O रहे, इधर C हो और फिर इधर मान लो इधर O हो, इधर N, इधर O। मतलब क्या रिएक्शन हो पाएगा? फिर से भले ही इनकी एनर्जी अगर उसके बराबर हो भी, फिर भी ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब की बार भी आमने सामने C और O नहीं है, जबकि बॉन्ड किसको बनाना है? बॉन्ड बनाना है C और O को, और आमने सामने कौन है? O और O। तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये रिएक्शन होगा कब? ये रिएक्शन होगा तब जब इधर मान लो कि C हो, इधर मान लो कि O हो, इधर मान लो कि O है, इधर N, इधर O। अब की बार में क्या होगा? ये रिएक्शन हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? CO2, इधर क्या बन जाएगा? NO। मतलब इस कंडीशन में ही ये रिएक्शन हो पाएगा। इसके अलावा और कोई भी ओरिएंटेशन रहेगा तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये 2 फैक्टर हैं, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर, जो डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन, कोई कॉलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा कि नॉन इफेक्टिव होगा। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल से हम लोग बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसी में आगे जो एक बात होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और वो सब हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हेनियस एक इक्वेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो तक के लिए पढ़ाई करते रहें।